स्फेरिकल एबरेशन दो लेंस के कॉम्बिनेशन से दूर हो जाता है। एक लेंस में क्रॉस लेंस का से मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन एकदम से खत्म नहीं होता है। ठीक है, एकदम से खत्म नहीं कर सकते आपको, लेकिन दो लेंस के यूज से आप मिनिमाइज ही नहीं खत्म कर सकते। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन कैसे निकाला है ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा ये था कि अगर मान लीजिए ये आप लेंस ले रहे हैं और इस लेंस से पैरेलल रे को ऑफ द एक्सिस डालना है, तो ये फोकल प्लेन है, तो क्या होता है कि इस तरह से कुछ ऐसे इमेज बनती है। तो ये इमेज इस तरह से दिखती है। तो दिस इज लाइक कामा की तरह से ये होता है। तो इसको कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। यानी ये जो है वो तो एक्सिस के पैरेलल हो रही है, तो पैरा एक्सियल रे और मार्जिनल रे अलग अलग जगह पे फोकस हो रही है। ठीक, तो फोकल लेंथ के बीच का डिफरेंस है, इसको मिनिमाइज करने का तरीका है क्रॉस लेंस का यूज करना। क्रॉस लेंस मिनिमाइज कर सकता है, एलिमिनेट नहीं करता है। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स ही क्यों लेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स इसलिए लेंगे कि यह क्रॉस लेंस के नजदीक ही होता है, यानी इसका बिहेवियर क्रॉस लेंस के बहुत नजदीक होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग आसान होता है। सबसे बड़ी बात ये, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत टफ होता है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी होती है। तो ये कास्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और हम डबल लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं और टोटली ये इन दोनों के बीच, यानी दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन इनके फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर रखते हैं। तो क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन एलिमिनेट हो जाता है। अब दूसरा तरह का है, एक आता है कि दैट इज कोमा। कोमा क्यों होता है? ऑफ द एक्सिस अगर रे पैरेलल जा रही है तो वो कन्वर्ज होकर के जब फोकस करती है तो वो कई इमेज बनाती है। एक छोटा इमेज पहले बनाती है, उसके बाद बड़ा इमेज थोड़ा सा बनाती है, उसके बाद और थोड़ा सा बड़ा इमेज बनाती है और इमेज ब्लर्ड होता चला जाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है, इस तरह के डिफेक्ट को क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। तो क्रोमैटिक एबरेशन क्यों होता है? क्रोमैटिक एबरेशन इसलिए होता है कि जब ऑब्जेक्ट एक्सिस पर ना होकर के एक्सिस से दूर रखा जाए तो उसका इमेज फोकल प्लेन पे बनता है या कहीं भी बने तो वो कोमा की तरह बनता है और इसको हम लोग क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। क्रोमैटिक एबरेशन को दूर करने का तरीका क्या है? तो साइन एबे कंडीशन एक होता है। वो कंडीशन ये होता है कि y1 इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, साइन थीटा वन ये डेविएशन एंगल, थीटा टू इसका डेविएशन एंगल, थीटा थ्री, इस तरह से अलग अलग डेविएशन। ओके, एंड म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, ठीक, बराबर होना चाहिए y2 साइन थीटा टू म्यू2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का। और साइन थीटा टू ये होता है कि जैसे इसमें हमने एक ही जगह पे ये बना दिया ना, ये दो होता है, एक तो यहाँ से रे डेविएट हो रही है, यहाँ से रे डेविएट हो रही है। तो यहाँ से जब रे डेविएट होगी तो थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ से रे डेविएट होगी तो थीटा 2 हो जाएगा। अरे भाई ऐसे होता है ना, यहाँ से जाएगी हल्का सा ये हल्का सा, तो ये जो एंगल होगा वो थीटा 1 होगा।
इसको बढ़ाइए, ये रे की जगह हो थीटा 2, ठीक। तो इससे हम निकालिए y1 डिवाइडेड बाई y2 इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1 और μ2 बाई μ1। ये कह रहा है कि अगर सभी रे का डेविएशन इक्वल हो पहले सरफेस और दूसरे सरफेस दोनों से, यानी ये एक के बराबर हो, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, यानी सभी रेस का डेविएशन इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में आप y1 equal to y2 is depending upon the material of lens, not angle of incident of ray. That is important. Okay? और ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में मिलता है। वो कंडीशन कौन सा होता है? वो कहलाता है अपलेंटिक पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप अपलेंटिक लेंस को यूज कर रहे हैं, अपलेंटिक लेंस वह लेंस होता है जिसमें उस लेंस पर पड़ने वाली सभी रे बराबर डेविएशन एंगल सफर करती हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा 2, यानी डेविएशन एंगल सभी रे के लिए बराबर हो। तो ऐसी केस में कोई भी किसी भी तरह से जो y1 बाई y2 है, जो मैग्निफिकेशन का रेशियो है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा, वो मटेरियल के मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। और इसलिए ये डेविएशन जो एंगल का बराबर होने की वजह से सभी रे एक ही पॉइंट पे फोकस कर जाएंगी। और इस तरह से क्रोमैटिक लेंस अपलेंटिक लेंस के यूज से हम स्फेरिकल एब्रेशन और कोमा इन दोनों को और एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कुछ पल्ले पड़ा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेविएशन एंगल, भाई यहां से ये जा रही है तो इसका डेविएशन एंगल अलग होगा, इसका अलग होगा। अब हमें ऐसा पॉइंट इधर सेलेक्ट करना है जिससे निकलने वाली रे का डेविएशन एंगल, हर रे का डेविएशन एंगल बराबर हो जाए। तो दैट पॉइंट इज नोन एज ए अपलेंटिक पॉइंट। तो इन ऑन द लेंसेज देयर एग्जिस्ट टू कंजुगेट पॉइंट, एक लेंस के इस साइड में, दूसरा लेंस के उस साइड में, जहां से निकलने वाली रे समान डेविएशन सफर करती हैं। इसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और उस लेंस में ना तो क्रोमैटिक एब्रेशन होता है, ना तो स्फेरिकल एब्रेशन होता है। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब करते क्या है इसके प्रूफ के लिए, इसके प्रूफ के लिए आप सीधा इस तरह से लीजिए कि अपलेंटिक lenses and अपलेंटिक पॉइंट। तो आप एक चूंकि जानते हैं लेंस स्फीयर का ही बना होता है, ओके। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर है और ये है पॉइंट P। और हम ये मान के चलते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज म्यू। अब हो क्या रहा है कि यहाँ से एक रे निकल रही है इस डिस्टेंस से, यहाँ से ऐसे बना दिया, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस
डिस्टेंस ऐसे रे निकल रही है और ऐसे कहीं चली जा रही है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इमर्जेंट रे है, ये है इंसिडेंट एंगल I, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल R और ये डिस्टेंस है OP। तो OP इज इक्वल टू R बाई म्यू के बराबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। OP इज इक्वल टू R बाई म्यू के बराबर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको हम पीछे की तरफ कहीं ऐसे बढ़ा दें तो ये एंगल ये हो गया, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू R माइनस I, क्योंकि ये एंगल पूरा R है तो ये एंगल पूरा का पूरा R होगा, ये एंगल I है तो ये हो गया R माइनस I, ठीक है। और फिर ये एंगल है, ओके। तो we know that sin I by sin R is equal to 1 by 2। क्यों? डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लागू होगा, ठीक है, तो ये 1 बाई म्यू के बराबर हो जाएगा। अगर ये रेयर मीडियम है ना, ये तो म्यू है, अगर इधर से रे इधर आती तो ये होता I, ये होता R और तब म्यू के बराबर हो जाएगा, ओके, ठीक। अब हम आते हैं, दैट इज दिस इज द पॉइंट A जो बना रखा है मैंने। अब ट्रायंगल लेते हैं APO, कहा गया APO। APO में आप साइन रूल लगा दीजिए, तो ट्रायंगल APO, तो दैट इज साइन I। साइन I क्या है? ये, तो इसके सामने वाला, ठीक है, और साइन R क्या है? साइन, अरे अल्फा, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा। तो साइन का रूल क्या होता है? इसके साइन का ये एंगल लेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे, यानी OP। साइन अल्फा लेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस कितने के बराबर है? R के बराबर, ठीक है, ये साइन का रूल होता है, ओके। इसमें कोई दिक्कत है? नो, ठीक। अब आप क्या करते हैं? OP कितना है? रख लीजिए, दैट इज R बाई म्यू, R दैट इज 1 बाई 2। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा साइन I बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा? एंगल R बराबर एंगल अल्फा, ठीक है, यहां से निकल गया। अब आते हैं हम लोग कि R बराबर अल्फा निकलेगा। अब APQ, दिस इज ट्रायंगल APQ को लीजिए। अब ट्रायंगल APQ को अगर हम लें तो ये एंगल बराबर होगा ये एंगल प्लस ये एंगल के, तो अल्फा बराबर होगा बीटा प्लस R माइनस I के, लेकिन R बराबर अल्फा है, ठीक है, तो R बराबर अल्फा, बीटा प्लस अल्फा माइनस I, अल्फा बीटा बराबर R, ये मिल गया, ओके। अब
आई इक्वल टू बीटा मिल गया, ये मिल गया, तो ए ओ क्यू ट्रायंगल ए ओ क्यू को लीजिए। ए ओ क्यू में दैट इज साइन आर बाई साइन बीटा। साइन आर क्या है? ये साइन आर बाई साइन बीटा। साइन आर किसके बराबर है? आर इसके बराबर है ना, इसके सामने क्या होगा? ओ क्यू। तो साइन आर ओ क्यू। बीटा के सामने क्या है? हम कौन सा ट्रायंगल लिए हैं? ए ओ क्यू बीटा बराबर आर। ठीक है, ओके, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ओ क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। बीटा बराबर कितना है? आई। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? साइन आर बाई साइन आर। और कोई है? साइन आर बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आर यू के बराबर। ठीक है, सो ओ क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू म्यू, यानी ओ क्यू इक्वल टू म्यू। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में ओ क्यू में कहीं भी अल्फा बीटा या आई या आर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड पॉइंट है, वो इस तरह से है कि बीटा यानी ये आई एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही नहीं इस डिस्टेंस में आ रहे हैं, बल्कि दोनों इस डिस्टेंस से आर आई यानी एंगल इन दोनों ही डिस्टेंस में अपीयर नहीं हो रहा है। तो किसी भी एंगल पर अगर रे पड़ रही है तो रे इसी पॉइंट पर फोकस होगी। ठीक है, और कहीं नहीं फोकस होगी। इस टोटल में B इक्वल टू आई फॉर ऑल द रेज एंड R इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल द रेज मिल रहा है। ठीक है, यानी सभी के लिए θ1 और θ2 बराबर हो जा रहा है, और बराबर होने की वजह से उनका रेशियो 1 हो जा रहा है। और ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट को अपलेंटिक पॉइंट कहते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो इमेज यहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो इमेज यहाँ बनेगी, और ये कंजुगेटेड पॉइंट होते हैं, और इस पॉइंट से तो अपलेंटिक पॉइंट कहते हैं। और जो लेंस इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको अपलेंटिक लेंस कहा जाता है। तो अपलेंटिक लेंस फ्री होता है किससे? क्रोमेटिक एब्रेशन से और स्फेरिकल एब्रेशन से। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कोरिलेशन। और ये डिस्टेंस कि अगर हम देख लीजिए, मान के चले हैं कि ये डिस्टेंस हमने रखा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस याद रखनी चाहिए कि ये कंजुगेट डिस्टेंस है, यानी r बाई म्यू एंड म्यू बाई आर इज कंजुगेट डिस्टेंस। सेंटर से सब मेजर हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस पूरा न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोगों की किस्मत खराब होगी।
क्योंकि मैंने कम देखा खराब नहीं है। अब वो पड़ जाता है किसी अच्छे टीचर के हाथ में तो वो पेपर बढ़िया से बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अथलेटिक। और ये छोड़िएगा नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है? आइडियलाइज, ये खींच लीजिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू का बना लीजिए, डिफिनीशन डाल दीजिए कि अपलेंटिक लेंस क्या होता है। तो अपलेंटिक लेंस वह लेंस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनती है, साथ ही साथ स्फेरिकल और कोमेट्रिक एब्रेशन से फ्री होती है। ऐसे पॉइंट को कंजुगेट पॉइंट कहते हैं और ये पॉइंट अपलेंटिक पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं और ऐसा लेंस अपलेंटिक लेंस के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इसको प्रूफ करने का क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एंगल इंडिपेंडेंट है। क्या सो रहती हो जी? हाँ, रात भर पढ़ती रहती हो क्या? हाँ, तबीयत ठीक ठाक है? ठंडा लगा हुआ है? ठंडा लगने से बड़ी तेज नींद आती है। जब घर जाते हैं एकदम से सोने के अलावा दूसरा कुछ काम भी नहीं आता है, क्योंकि सुबह बहुत तेज ठंडा लगती है। देखा है? ये मानेंगे, ठीक। इसके बाद फिगर बढ़िया से ड्रा कर लेंगे। फिगर में क्या ध्यान देने वाली बात है? रे यहाँ से निकल रही है, ये डिस्टेंस हमने माना है, और ये बाहर जा रही है। ये एंगल, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल है, ये वाला एंगल इमर्जेंट एंगल है। इस लाइन को पीछे भगाएंगे तो जहां पर ये इसको कट करेगी वहां पर ये इमेज पॉइंट होगा। इसको हम कहेंगे Q और इसको कहेंगे O, इसको कहेंगे P, इसको कहेंगे Q। अब ये स्नेल्स लॉ है, क्योंकि लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो साइन आई बाई साइन आर 1/μ के बराबर होगा ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी लॉ। रिवर्सिबिलिटी लॉ क्या होता है? बोलो। μ1 to μ21 = 1 के बराबर। 1 से 2 में रह गई इंटू 2 से 1 में रह गई, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 2 पिन वाला इंटरमीडिएट में, किया था? नहीं किया था? अरे भाई, फोकल लेंथ निकालना होता है या यूवी वाला एक्सपेरिमेंट होता है, तो चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, बात बराबर ही होती है कि कोई अंतर होता है? अंतर कहां से हुआ? ये पिन है, ये लेंस है, ये पिन है, इसका इमेज इस पे बनता है, इसका इमेज इस पे बनता है। तो इधर से देखने पर ऐसे दिखेगा, इधर से देखने पर भी ऐसे दिखेगा। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे। और उससे भी अगर आपको नहीं संतोष हो रहा है तो ऐसे एक ग्लास स्लैब लीजिए, आज इधर से देखिए पिन लगा के, तो 2 पिन यहाँ पर ऐसे है, ऐसे आया, ऐसे गया, और इधर भी 2 पिन लगा करके लगा दीजिए, तो इधर से देखिएगा तो ये दोनों पिन इस दोनों पिन के सीधे पड़ेंगे, इधर से देखिएगा तो ये दोनों पिन इस दोनों पिन के सीधे पड़ेंगे। तो इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इमेज को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाए तो रे वही पाथ ट्रेस करता है। ठीक है, कर दो।
बस ये हो गया। अब यहाँ पर अल्फा आपने कैसे रखा है ये बताएंगे? अल्फा आपने कैसे रखा है? हाँ? यहाँ से ये तो रिजल्ट आया है ना, ये साइन रूट को लगाएंगे, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई, उसके सामने पीओ और फिर साइन ऑफ अल्फा, ये इसके सामने ये साइन, तो आर के बराबर है। पीओ की वैल्यू हमें मालूम है, तो पीओ की वैल्यू आर बाई म्यू है, ये वो उठा के रख दिया, 1 बाई म्यू आ गया, ये 1 बाई म्यू इस 1 बाई म्यू के बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया, इससे इसने कर दिया क्या, आर इक्वल टू अल्फा। अल्फा ठीक है, अल्फा सिर्फ एक एंगल नहीं है, यहां से निकलने वाली रे सभी दिशा में निकलेगी और वो आर के बराबर है, ठीक। यानी हर अल्फा के लिए आर इज सेम, ठीक है। अब दूसरा क्या किए, ये इसको कैसे किए, अल्फा बराबर ए प्लस ये, यानी ट्रायंगल कौन सा लिए, ये वाला ट्रायंगल लिया गया, ठीक। तो अल्फा बराबर ए प्लस ये प्लस ये रखा, अब यहां से आगे बीटा इक्वल टू आई, यानी ये एंगल आई के बराबर है, यानी हर रे के लिए चाहे वो कहीं से भी पड़ रही हो उसके लिए बीटा यानी कन्वर्जेंस एंगल और रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल बराबर हो जाएगा। तो वही साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 हमें करना था, तो सभी एंगल जब बराबर हो गए तो बात ही खत्म हो गई, वो एक के बराबर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए ओ क्यू कहाँ है, ए ओ क्यू, इसको लेते हैं, साइन ला लगा देते हैं, साइन अल्फा साइन आर बाई साइन बीटा, साइन आर ये है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये पूरा कहेंगे लेंगे ये डिस्टेंस, ठीक है। तो साइन आर के सामने ओ क्यू और साइन बीटा, बीटा वाला ये डिस्टेंस है, तो ये आर के बराबर होगा, इस साइड से आर के बराबर रख दिया। अब बीटा बराबर आई है, तो आई सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन आर बाई साइन आई, साइन आर बाई साइन आई 1 बाई म्यू के बराबर हो गया। तो ये एंगल आपको, ये चीज आपको निकलेगी, क्योंकि इसकी जगह म्यू आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ओ की डिस्टेंस हमें मालूम, ठीक है। यानी दो पॉइंट जो अपलैंटिक है वो मालूम हो जाएगा। तो आपको यहां पर कुछ करना नहीं है, दिमाग में क्या रहना चाहिए, क्या माने हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 1 बाई म्यू के बराबर होगा, उसके बाद साइन एंगल का रेशियो लेंगे, अल्फा को आर के बराबर कर देंगे, ये कंडीशन थीटा 1 का होगा कि सभी के लिए थीटा 1 बराबर हो जाएगा, ये एंगल लेंगे, इस एंगल को इसके बराबर कर देंगे, ये बराबर आ गया, अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा इक्वल टू आई हो गया। सभी बीटा के लिए, बीटा यहाँ पर सबके कन्वर्जेंट एंगल है, वो आई के बराबर आ रहा है, यानी एंगल का झंझट खत्म, तो ये अपलैंटिक कंडीशन मिल गई। अब वो डिस्टेंस क्या है, एक डिस्टेंस तो आपने मान रखा है, दूसरा डिस्टेंस आपने निकाल दिया, ये दोनों पॉइंट अपने, ठीक है। दिस इज ओके। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कहीं न कहीं नोट में या कहीं न कहीं ये अटकेगा, व्हाट इज अपलैंटिक लेंस एंड अपलैंटिक पॉइंट, ठीक है, ओके ओके। तो
ये मेथड हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि ये सबसे आसान मेथड है, वरना बाकी जो मेथड है वो मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो उसमें उसके हैं क्या कहता है वो दिक्कत ये करता है कि वो फॉर्मेट प्रिंसिपल्स उसमें डिफरेंशिएट कीजिए फिर ये कीजिए, लंबा पड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, उसको नहीं लेते हैं, वो घटक की किताब में मिल जाएगा। तो दूसरा है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इसमें भी ऑफ एक्सिस पर कोई पॉइंट सोर्स रखते हैं। ऑफ एक्सिस क्या होता है कि ये लेंस है, तो ऐसे बनाए, इस लेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ये पॉइंट रखते हैं। अब देखिए इसमें दो एक्सिस है, ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है और ये एक्सिस ए बी सी और डी। तो यहाँ से चलने वाली रे जो इस एक्सिस के अलांग जा रही है, ठीक है, वो एक जगह कन्वर्ज करती है, ठीक है, ओके। और ये कुछ इस तरह का, अगर हम इस तरह का मान लेंगे तो इस तरह का, चाहे इस तरह का बनाती है, तो ये मान लेते हैं इस तरह का इमेज बना लेते हैं, ठीक है। और एक सेट की रे और होती है जो इस एक्सिस से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो ये इस तरह से कहीं और कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से बन रही है, यहाँ पर ये इमेज इस तरह से बन रही है। Why it is so? Because of लेंस का जो हर जोन है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। यानी वर्टिकल में इस तरह का इमेज बन जाए, यानी इस एक्सिस पर जो रे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो रे है, इस तरह का इमेज बन जाए, और बीच में क्या होगा कि इन दोनों का ओवरलैप बनेगा। तो यहाँ पर एकदम से गोला बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, फिर गोला बनेगा, फिर ये ऐसे ही बनेगा, ये बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, ओके। और एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने का तरीका जो है वो एथलेटिक लेंस भी है, और दूसरी बात ये है कि स्टॉक भी इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एस्टिग्मेटिज्म है कि एस्टिग्मेटिज्म में वर्टिकल जो कंपोनेंट है रे का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रे का वो इस तरह से बिहेव करती है, और यहाँ पर एक बीच में सर्कुलर इमेज बनाती है, और उसके पहले वर्टिकल और बाद में ये इस तरह का बनाती है, ठीक है। तो इस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज नेम ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। दूसरा है कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? आप लोग लेंस के किनारों पर जब देखिएगा, जैसे चश्मे में भी होता है ऐसा, कि अगर यहाँ किनारों से हम देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। तो दो तरह का इमेज बनता है। मान लीजिए कि ये इसको हम इस तरह से एक कोई इस तरह का शेप है, तो एक इस तरह से इमेज बनना है, ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ ऐसा और दूसरा ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसको दूर करने का तरीका क्या है? इसको दूर करने का तरीका सिर्फ ये है कि 1/r = 1/μ1r
कर्व नहीं होना चाहिए, तो कर्व नहीं होगा तो ये आर इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, नो चेंज हुआ है क्या कुछ? हाँ हाँ, आर आई नहीं एफ आई है, बट so when we are put this to be constant, then this will be constant. ठीक है, ये होता है। तो एक और है वो पढ़ लीजिएगा, उससे कुछ है नहीं, सिर्फ कथा कहानी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 3 है, स्पेरिकल, दूसरा है स्पेरिकल के बाद क्या आया था, कोमा, तीसरा है चौथा है कर्वेचर, दूसरा है डिस्टॉर्शन। तो ये तो पढ़ लीजिएगा, अप्लेंटिक लेंस पढ़ लीजिएगा, B इक्वल टू 1 माइनस। नेक्स्ट टाइम पे हम खत्म करेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में होता है कि 2 लेंस को F1 प्लस F2 FD कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे नोट्स हैं आपके पास, सिर्फ हमको समझना है। ठीक है, तो एक फार्मूला ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है, हर तरह के डिफेक्ट को एलिमिनेट कर देता है। इसीलिए आप लोग जितने भी टेलीस्कोप देखे होंगे, जितने भी माइक्रोस्कोप देखे होंगे, या जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, वो कभी भी सिंगल लेंस से नहीं बनता है, वो हमेशा डबल लेंस से बनता है। और डबल लेंस से बनाने का कारण ये है, हम स्पेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन दोनों को एक साथ खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी काज, क्यों आईपीस 2 लेंस से मिलकर बना होता है, क्यों ऑब्जेक्टिव 2 लेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई और दिक्कत? समझ में आया है ना? अप्लेंटिक वाला जरूरी है। हाँ, बाकी वो तो 5 तो नाम है ये सब, इसके बारे में जो कथा कहानी होगा वो तो लिख दीजिएगा, लेकिन अप्लेंटिक लेंस और ये वाला फार्मूला ये ठीक से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बाकी अगली बार जरा सा आप लोग क्वेश्चन बैंक लेके आइएगा, यानी यूपीएस। ठीक है, क्वेश्चन लेके आइएगा ताकि डिस्कस कर लिया जाए।